ऑल राइट, सो हेलो गाइज, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी क्लास 11 पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप देख लेना, आई आइकन में आपको वीडियो दिख जाएगी, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो चैप्टर का बेस बनाते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आज पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और ये सभी टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आज मैं आपको समझाने वाला हूं, और बहुत अच्छे से आपको ये सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। इतना सा काम आपने करना है कि तसल्ली से टिक के बैठ जाओ, लीड वीड लगा लो, आराम से पूरा ध्यान मेरी इस वीडियो पे रखना। अगर आपने कर दिया ना, मैं वादा कर रहा हूं आपको आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो जिसके पास नोट्स है भाई, इस पे बना लो स्टार। क्यों बना लो स्टार? 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी बुक में से, तो उन 10 में से एक मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को रखूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कूल के पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए भी क्योंकि आगे आने वाली पूरी आपकी साइकोलॉजी जर्नी में एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना। कितने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुए हमारी फील्ड में। इवान पेवलोव ने एक कुत्ते को सिखा दिया, डॉग को सिखा दिया कि भाई मैं इधर घंटी बजाऊंगा और तेरे मुंह में सलाइवा आने लग जाएगा। छोटी बात है। डॉग को कहा, मतलब डॉग को सिखा दिया, कंडीशन कर दिया, बेल बजने पे मुंह में सलाइवा आने लगा। एक रैट को, चूहे को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखा दिया कि जब जब भूख लगे लीवर दबाइयो, खाना मिल जाएगा। अब चूहे को जब भूख लगती तो इधर उधर तड़पता नहीं था, सीधा जाता था, ओए खाना ले गया, लीवर दबाया, खाना मिल गया। ये बिहेवियर चूहा सीख गया। वो डॉग इनवॉलेंटरी बिहेवियर सीख गया, मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होने लग गया उसकी घंटी सुनने पर। ये सब कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुआ ना। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जानना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, सबसे पहले तो आंख बंद करके, मतलब कि सीधा ही एक वर्ड लिख देना, मतलब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, की वर्ड बता रहा हूं जिससे आपको टीचर्स नंबर देते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट? इन शब्दों को समझो। आग लगती है तो धुआं उठता है। क्या बोला मैंने? आग लगती है तो धुआं उठता है। आग का लगना क्या हुआ? कॉज या इफेक्ट? सोचो। कॉज। और धुएं का उठना इफेक्ट, इजंट इट? क्योंकि आग के लगने की वजह से धुआं उठता है। ये हमने किसी, हमें कैसे पता है? हुआ होगा ना कभी, हमने देखा भाई आग लगी है, धुआं उठ रहा है, हम समझ गए आग के लगने से धुआं उठता है। ऐसे ही हम साइकोलॉजी में अलग अलग चीजों को आपस में रिलेट करके देखते हैं। हाँ भाई, इसके होने से होता है क्या, इसके होने से होता है क्या? क्या स्टडी टाइम घटाने से मार्क्स में असल में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या स्टडी टाइम बढ़ाने से मार्क्स सच में बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, गोर सिनेमा, खून खराबा जो कोई देखता है, तो खून खराबे वाले सिनेमा को देखने से, गोर सिनेमा को देखने से आपकी हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो पता चल रहा है ना एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई एक चीज के होने से दूसरी पर क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड? इन शॉर्ट क्या समझना है, क्या याद रखना है? एक्सपेरिमेंटल मेथड बस इतनी सी बात है कि हम किन्हीं दो चीजों के बीच जब कॉज और इफेक्ट का रिश्ता साबित साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये होने से ये होता है, उसे एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। अब सवाल आता है, किन दो चीजों के बीच भाई? मैंने तो हिंदी में बोल दिया दो चीजों के बीच, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? उन दो चीजों को बोला जाता है वेरिएबल। यही हमारा अगला टॉपिक भी है। अब एक बार इस वीडियो को यहां पॉज करके रीड मार लो, इसको आपको सब समझ आ जाएगा जो मैंने बोला, वही यहां पर इंग्लिश में बस लिखा है। बहुत इजी है। मेन कीवर्ड याद क्या रखना है, रट्टा नहीं मारते हम, 11th क्लास में आ चुके हो, बच्चे नहीं हो। पूरा पूरा सेंटेंस नहीं याद करके लिखना, एज इट इज नहीं टेपना, ये शब्द याद करना है। वेरिएबल वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए, ऐसे याद करा जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको नीड लगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल क्या होता है? मैंने बोला ना दो वेरिएबल के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब साबित करना। तो व्हाट इज वेरिएबल नाउ? अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कैन बी एनीथिंग दैट वेरीज। यही है, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग दैट वेरीज, जो बदलती है। क्या समय सेम रहता है? नहीं, टाइम बदलता है ना। हैप्पीनेस सेम रहती है? नहीं, बदलती है ना। अच्छा, जैसे अभी हमने स्टडी ली, एक मैं आपको जो एग्जांपल दिया था, स्टडी टाइम और मार्क्स, दोनों ही चीजें वेरिएबल हैं, तभी तो हम इनको पढ़ पा रहे हैं।
कभी भी साइकोलॉजी में कोई भी स्टडी बिना वेरिएबल के नहीं होती, वेरिएबल्स पर ही स्टडीज होती है ना। तो वेरिएबल हम इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं समझो। क्या स्टडी टाइम कांस्टेंट है क्या? नहीं ना, कभी हम ज्यादा पढ़ते हैं, कभी हम कम पढ़ते हैं, तो स्टडी टाइम को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो वो वेरिएबल है। मार्क्स क्या कांस्टेंट रहते हैं? कम ज्यादा किए जा सकते हैं ना, तो वो वेरिएबल है। मार्क्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था भाई, गोर सिनेमा देखना, राइट। अब कभी या कभी क्या कोई इंसान गोर सिनेमा को देखता है? कोई नहीं देखता, कांस्टेंट नहीं है ना, वेरी कर रहा है ना। मैं देखता हूं, तुम नहीं देखते, या मैं ज्यादा देखता हूं, तुम कम देखते हो। तो गोर सिनेमा को देखना, वॉच टाइम ऑफ गोर सिनेमा, अगेन वेरी वेरी करता है, तो उसको वेरिएबल बोल दिया। हैप्पीनेस, क्या आप हम हमेशा खुश रहते हैं क्या? जिंदगी में इतने दुख है भाई, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है, कभी खुशी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, ये भी इसीलिए वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कैन बी एनी स्टिमुलस, एनी इवेंट, एनीथिंग दैट वेरीज, दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज, और इन सिंपल वर्ड दैट चेंजेस। जो भी चीज बदलती है, जो भी चीज वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन समझनी जरूरी है। एक ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं होता है। पेन अपने आप में वेरिएबल नहीं है, पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, राइट। एक मिनट रुको जरा, ये देखो पेन अपने आप में वेरिएबल नहीं है। मैं बोलूं ये पेन वेरिएबल है ना, पर ये अलग अलग किस्म के पेन वेरिएबल है। नीला पेन, डार्क ब्लू पेन, ये थोड़ा लाइट होगा, ये बॉल है, वो जेल है, ये तो है ही पेंसिल। द पॉइंट इज की पेन इन इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल, पर उसके एट्रीब्यूट्स, कि भाई ये भी नीला पेन है, ये भी नीला पेन है, पर ये थोड़ा ज्यादा नीला है, ये थोड़ा कम नीला है, उसकी क्वालिटीज, उसके एट्रीब्यूट्स वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि पेन अपने आप में नहीं बदलता, बट पेन के टाइप्स हो सकते हैं, राइट। इंसान वेरिएबल नहीं है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, तो वो वेरिएबल कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये लाइन मतलब याद रखना कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं होता, बट उसकी क्वालिटीज कैन बी कंसीडर्ड एज वेरिएबल। ओके फाइन, तो कोई भी चीज जो वेरी करती है वेरिएबल है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि भाई कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं हमारी फील्ड में, हमारी साइकोलॉजी में। तो याद रखना 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं, जिनमें से 2 हमारी स्टडी में इंपॉर्टेंट है और एक हम हटाते हैं। ये वाला जो तीसरा टाइप ऑफ वेरिएबल है, ये हमें नहीं सही लगता, मतलब इसको हम हटाते हैं भाई, ये हमें नहीं चाहिए होता हमारी स्टडी में, और ये दोनों हमें चाहिए होते हैं। देखो कैसे, सुनो समझो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसको रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट या अल्टर मतलब चेंज करता है, राइट। जिसमें रिसर्चर छेड़खानी अपनी करता है, उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। नाम पे मत जाना इनके, ये उल्टे हैं। इंडिपेंडेंट नाम से लगता है ये तो जी इंडिपेंडेंट है, पर नहीं, वो कहने को इंडिपेंडेंट है, असल में रिसर्चर जो है वो इसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहा जाता है जिस पर असर देखा जाता है। इंडिपेंडेंट, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन का असर जिस पर देखा जाता है, जिस पर ऑब्जर्व किया जाता है, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और जिसको मैनिपुलेट किया जाता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है ना। अब अगर आप ये बात समझे हो, अभी और समझा दूंगा, बट अगर आप समझे हो तो पहले आंसर देने की कोशिश करो, कमेंट में लिखना इस आंसर को। स्टडी टाइम और मार्क्स में से इंडिपेंडेंट कौन सा होगा और डिपेंडेंट कौन सा होगा, सोचो और कमेंट्स में बताओ जरा मुझे, रीड कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट जो मैंने बोला जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता, वो क्या है, एक्सटर्नियस वेरिएबल। एक्सटर्नियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो बल्कि हमारी रिसर्च को खराब कर सकते हैं। जैसे मैं बड़े मन से रिसर्च कर रहा हूं कि यार मैंने ना 5 बच्चों को अगले 10 दिन के लिए क्या किया है, उन 5 बच्चों का स्टडी टाइम सिर्फ 1 आवर का दिया है ना। मैंने 5 बच्चों को क्या किया, 1 आवर का स्टडी टाइम दिया, और बाकी 5 बच्चों को मैंने क्या किया, स्टडी टाइम दिया भाई 4 घंटे का, 4 आवर का। और अब मैं इनका असर पढ़ रहा हूं इनके मार्क्स पे, है ना। बाद में जब इनके मार्क्स आएंगे तो उसमें उनका असर देखेंगे। क्या पता जिन बच्चों को मैं 4-4 घंटे पढ़ा रहा हूं, ये सोच के कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, इन बेचारों की तबीयत खराब हो। इन 5 में से 3 बच्चों की तबीयत खराब थी जब इनको 4 घंटे दिए गए, तो क्या रिजल्ट सही निकल के आएगा? नहीं ना।
यहां 1 घंटे पढ़ने वाले ही क्या पता ज्यादा नंबर ले आए, क्योंकि ये फिट लोग हैं और ये अनहेल्दी बच्चे थे, तो फिर उसका असर पड़ जाएगा ना, उनकी हेल्थ का असर पड़ जाएगा मेरी स्टडी पे। कहने का मतलब क्या है कि स्टडी टाइम हमारा कम या ज्यादा होने से ही असर आना चाहिए मार्क्स पे। अगर किसी और वेरिएबल की वजह से असर आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए एक्सटर्नियस वेरिएबल उन वेरिएबल को कहा जाता है जो वेरिएबल हमारी स्टडी को खराब कर सकते हैं। हमारी स्टडी थी ये देखने पे कि स्टडी का असर क्या होता है मार्क्स पे, और उधर से छुप के एक वेरिएबल आ गया हेल्थ। ये पीछे से खड़ा देख रहा है, हाँ भाई मैं आ जाऊं क्या। हेल्थ ने इधर मार्क्स पे असर डाल दिया। मेरी तो रिसर्च धरी की धरी रह गई ना यार। मैं सोच रहा हूं स्टडी टाइम बच्चे ने बहुत पढ़ा है तब भी नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरी रिसर्च गलत हो गई क्या। और वहां से इंपैक्ट किसने डाल दिया, हेल्थ ने डाल दिया। इन 3 बच्चों की हेल्थ खराब थी। तो एक्सटर्नियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका इफेक्ट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं आईवी मेरे डीवी को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पर उस आईवी की जगह अगर एक्स ईवी मतलब एक्सटर्नियस वेरिएबल मेरे डीवी को असर डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक्स का असर कोई नहीं चाहता है ना, एक्स मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, मैं चाहता हूं मेरा आईवी मुझे इन्फ्लुएंस करे। एक्स में इंटरेस्ट किसी को नहीं होता, देख रहे हो रिसर्चेस भी हमें बता रही है। खैर, तो अब ये था हमारा वेरिएबल का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, जो कि हम वेरिएबल्स के अंदर करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एनीथिंग दैट वेरीज। 3 तरीके की वेरिएबल, आईवी जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, डीवी जिस पर असर पढ़ा जाता है, और फाइनली एक्सटर्नियस वेरिएबल जिसको रिसर्चर कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वेरिएबल्स के अलावा एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ये क्या होता है, अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हो रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट में ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को हम 2 तरीके के ग्रुप्स में बांट देते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को 2 तरीके के 2 कैटेगरी के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। भाई तू इधर है ना। इन ग्रुप्स को अब समझो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उस ग्रुप को कहा जाता है जहां मैनिपुलेशन प्रेजेंट होती है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, जहां पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और कंट्रोल ग्रुप, सी से याद रख लो, कंपैरिजन ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप हर तरीके से सेम मतलब तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट इतना फर्क होता है कि कंट्रोल ग्रुप में क्या नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप में मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। इसको एक बार रीड करो, आपको समझ आएगा। An experimental group is a group in which members of the groups are exposed to the independent variable की manipulation, whereas control group is a comparison group that is treated in every way like the experimental group। पर फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि यहां पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, सब समझ आएगा, डरना मत, इजी है। ये वर्डिंग से सुन के कई बच्चे डर जाते हैं। समझो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जहां पर रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मान लो मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई एक बच्चा नॉर्मली एनसीईआरटी को रीड करके साइकोलॉजी पढ़ता है ना, ये तो बच्चे नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं। अब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं कि यार अगर मैं इन बच्चों को साइक शॉर्ट्स की वीडियोस से पढ़ाऊं तो क्या इनके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। मैं ये पढ़ना चाहता हूं, मेरा मेरा टॉपिक क्या है, साइक शॉर्ट्स की वीडियोस। क्या साइक शॉर्ट्स इफेक्ट डाल सकता है बच्चों के साइकोलॉजी के मार्क्स पे, ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है फॉर एग्जांपल, है ना। कितनी बढ़िया रिसर्च है, और इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, हमारे काफी सारे बच्चों ने साबित किया है। बट फिर भी क्या साइक शॉर्ट्स के नोट्स, क्या साइक शॉर्ट्स की लाइव क्लासेस या इवन साइक शॉर्ट्स का फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब असर डालता है बच्चों के मतलब मार्क्स पे। अगर मैं ये पढ़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ग्रुप में मैं नॉर्मल उन बच्चों को रखूंगा जो नॉर्मली पढ़ते हैं, मतलब एनसीईआरटी से अपना रीड करके अपने स्कूल में नॉर्मली पढ़ रहे हैं। लेट्स से मैंने 10 बच्चों को डाल दिया कंट्रोल ग्रुप में, है ना, कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, और मैंने बाकी के 10 बच्चों को, और हम क्या करेंगे, एक्सटर्नियस वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे। सब बच्चे जो हम ये 20 बच्चे टोटल ले रहे हैं अपनी रिसर्च में, 10 मैंने डाल दिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 10 मैंने डाल दिए फॉर एग्जांपल कंट्रोल ग्रुप में। ये 20 के 20 बच्चों की हेल्थ सेम है, 20 के 20 बच्चों का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में सेम लेवल का है, 20 के 20 बच्चों का फॉर एग्जांपल आईक्यू लेवल लगभग सिमिलर है। ये होता है एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल करना, कांस्टेंट रखना, जो हमने अभी ऊपर टॉपिक पढ़ा था, है ना। और यहां आईवी क्या होगा, साइक शॉर्ट्स, और डीवी क्या होगा, मार्क्स। समझ रहे हो। अब मैंने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या करूंगा मैं, जो बच्चे 10 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है इनको क्या करूंगा,
अपनी वीडियोस के थ्रू पढ़ाऊंगा, अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, बेशक क्लासेस दे दूंगा, लाइव क्लासेस भी साइक्सॉर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो मैं उनको लाइव क्लासेस दे दूंगा, लाइव क्लासेस दे दी, नोट्स दे दिए, अपनी वीडियो से पढ़ा दिया। अब मैं उसके बाद जब इनके दोनों बच्चों के मार्क्स आएंगे, है ना, वो तो मैं उनको कंपेयर करूंगा कि जिन बच्चों ने अपने आप पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, और जिन बच्चों ने साइक्सॉर्ट्स के थ्रू पढ़ा, क्या मार्क्स में फर्क था। अगर फर्क होगा तो क्या पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आईवी ने डीवी पे असर डाल दिया, मेरा एक्सपेरिमेंट साबित हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, ग्रुप्स का मतलब समझ आ रहा है कुछ। अब देखो, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेम ही तो है। क्या फर्क है, यहां साइक्सॉर्ट्स की टीचिंग दी गई है, यहां वो नहीं दी गई। बच्चे वहां भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहां भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बच्चे वहां भी टेस्ट दे रहे हैं, यहां भी टेस्ट दे रहे हैं, उनके भी मार्क्स आ रहे हैं, इनके भी मार्क्स आ रहे हैं। पर ये वाला ग्रुप जस्ट हमारा कंपैरिजन ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, कंपैरिजन ग्रुप है, जो हर तरीके से सेम है, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पर फर्क क्या है, यहां मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, और वहां एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैनिपुलेटेड वेरिएबल प्रेजेंट है। मैनिपुलेटेड वेरिएबल मतलब क्या, ये टीचिंग, साइक्सॉर्ट्स की टीचिंग हमारे एग्जांपल में एक ऐसा वेरिएबल है जो मैंने मैनिपुलेट किया। मतलब कि यही तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं ना, कि क्या साइक्सॉर्ट की वजह से नंबर में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये साइक्सॉर्ट का इंटरवेंशन कहां दिया गया है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिया गया है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को समझा जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जहां आईवी प्रेजेंट है, कंट्रोल ग्रुप मतलब जहां आईवी की मैनिपुलेशन प्रेजेंट नहीं है। दैट इज ऑल फॉर दीज ग्रुप्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब इसके बाद भाई आगे चलते हैं। अब आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अच्छा एक और चीज है, ये ना रैंडमली असाइनमेंट होता है। मतलब मेरे चाचे के लड़के नहीं है कोई जिनको मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं तो इन्हीं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, ना ना ना। वो 20 बच्चे लिए, एक एक लेवल के, और उन 20 बच्चों को रैंडमली, किसी को यहां, किसी को वहां, किसी को यहां, किसी को वहां डिवाइड कर दिया। ये रैंडम असाइनमेंट जरूरी होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, याद रखना, रैंडम असाइनमेंट जरूरी होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आर एक्सटर्नियस वेरिएबल, राइट। तो हमारे एक्सटर्नियस वेरिएबल में क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि आईवी होता है, एक डीवी होता है, एक एक्सटर्नियस वेरिएबल होता है जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 3 टाइप के वो एक्स वाले वेरिएबल है जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, सिक्वेंशियल वेरिएबल, है ना, और एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसको समझो, मतलब हम कह रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें हमारी रिसर्च को खराब कर सकती हैं। एक्सटर्नियस वेरिएबल वही वेरिएबल थे ना जो हमारे रिसर्च को खराब करते हैं। तो ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल जैसे एक बंदे की एंजाइटी, इंटेलिजेंस एज एन ऑर्गेनिज्म जो आपके फीचर है, आपकी हेल्थ प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन भी होती है। क्या पता मैं इन 10 बच्चों को जिनको मैं साइक्सॉर्ट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा तो इनको भी रहा हूं, पढ़ा मैं नॉर्मली, मतलब नॉर्मल वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, इनको मैं पढ़ा रहा हूं, बट जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं हमारे पास एसी वाला रूम ही नहीं है, और वो बच्चे बढ़िया एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ जाएगा भाई रिसर्च पे। भाई मेरे बच्चों को भी तो फिर आप इक्वल कंडीशन दोगे ना। तो एनवायरनमेंट नॉइजी है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, छोटी छोटी चीजें हमारे रिसर्च में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए सेम तरीके से ट्रीट करना होता है हमें दोनों ग्रुप्स को। सिर्फ इतना फर्क रखना होता है कि यहां पे टीचिंग दी जा रही है, यहां पे आईवी दिया जाता है, यहां आईवी की मैनिपुलेशन नहीं दी जाती है। बाकी हर तरीके से ये दोनों ग्रुप हमारे सेम होने चाहिए। और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल को भी कांस्टेंट रखना होता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल को भी कांस्टेंट रखना होता है, और लास्टली सीक्वेंस भी सेम रखना है चीजों का, वरना मेरे वाले बच्चे तो जल्दी थक जाएंगे। आप कोई टेस्ट ले रहे हो और उस टेस्ट में आपने क्या किया, किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रहे हो आप, एक तरफ आपने इन बच्चों को सीधा मेन रेस में भगाया, इधर इन बच्चों को अगर आप पहले प्रैक्टिस के नाम पे 10 रेसों में भगा चुके हो और अब अगले ही मोमेंट बोल दिया आजा फाइनल रेस में भाग ले, तो क्या ये अपना ऑप्टिमल पोटेंशियल दे पाएंगे, नहीं ना। तो बेसिकली किस सीक्वेंस में आप एक्सपोज करवा रहे हो चीजों को, वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वो कांस्टेंट रखते हैं दोनों ग्रुप्स में। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वेरिएबल को सेम रखते हैं दोनों ग्रुप्स में, और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स को भी सेम रखा जाता है दोनों ग्रुप्स में। और ये 3 टाइप किसके हैं, ये 3 टाइप है हमारे एक्सटर्नियस वेरिएबल की फर्दर कैटेगरी। ओके, तो इनको हम बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी आता है हमारा लास्ट टॉपिक अंडर द एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट वर्सेस क्वासी एक्सपेरिमेंट। इसको समझो, देखो फील्ड एक्सपेरिमेंट तो सिंपल है, जहां मतलब जो एक्सपेरिमेंट रियलिस्टिक सेटिंग में होता है ना, हम एक फील्ड में जाके करते हैं, रियल लाइफ सेटिंग में जाके करते हैं, उसको फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने तुम्हारा बिहेवियर स्टडी करना है, या मतलब क्लास 12th के बच्चों को मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट तुम पे करना है, मैं सीधा तुम्हारी क्लासरूम में आके तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करूं, इसको कहा जाएगा फील्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था,
दो वेरिएबल के बीच स्टडी करना इन कंट्रोल्ड सेटिंग, तो वो कंट्रोल्ड सेटिंग हमारी थोड़ी कम हो जाती है फील्ड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम रियल फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे भी पॉसिबल होते हैं एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट रियल फील्ड में होते हैं, इन रियल टाइम हम कर रहे हैं, उसको फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मेन बात है ये समझना कि क्वासी क्या होता है। अब इसको देखो, इसको समझो। ज्यादातर लोगों को आसानी से क्वासी समझ नहीं आता, तो कोशिश करना पूरा ध्यान यहां पर रखो। थोड़े से तुम्हारे लिए ट्रिकी टॉपिक्स हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान तरीके से आपको समझाऊं। क्वासी, क्वासी का मतलब क्या होता है? देखो, जहां हम, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं। जहां हम आईवी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं ना, इन कंडीशंस में हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? ये भी एक्सपेरिमेंट का ही डिजाइन है, मतलब एक होते हैं नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, एक होते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। फर्क समझो क्या होता है। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही लेंगे आराम से, पर जब कभी हम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट ना कर पाए, तब हम क्वासी करते हैं। क्यों? इसके लॉजिक को समझो। देखो, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में तो हम अपने आईवी को चेंज कर लेते हैं, है ना। मान लो भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूं कि साइक शॉट का असर मार्क्स पे होता है, बच्चों के साइकोलॉजी के मार्क्स पे, नहीं है ना, साइक शॉट्स के पढ़ने से कोई इस पे असर पड़ता है नहीं पड़ता। ये मेरा आईवी हो गया, मेरा डीवी हो गया। किसी को साइक शॉट से पढ़ा दूंगा, किसी को साइक शॉट से नहीं पढ़ाऊंगा, फर्क देख लूंगा मार्क्स पे कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। क्वासी क्या होता है? आ, आप ये समझना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं वर्सेस वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो उनका मतलब पढ़ाई के साथ का कैसा संबंध है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो इसमें ये आप कंडीशन अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में बना सकते हो क्या? क्या किसी को ये इमेजिन करवा सकते हो? मतलब मान लो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, क्या आप किसी बच्चे को ये इमेजिन करवा सकते हो कि इमेजिन कर कि अगर तू पेरेंट के बिना रहता है? नहीं ना, ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना। किसी बच्चे ने, मतलब हम ये देख रहे हैं भाई, नॉर्मल बच्चे मार्क्स, मतलब नॉर्मल बच्चों के मार्क्स कैसे आते हैं ओवरऑल, मतलब मार्क्स नहीं, अभी ना हम एक बड़ा वर्ड यूज कर लेते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स, राइट, के की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे होती है, वर्सेस हम ये देखना चाहते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने कोई नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस किया होता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी होती है। कैन यू क्रिएट दिस सिचुएशन इन योर कंट्रोल सेटिंग्स? कैन यू मैनिपुलेट इट? क्या आप इस आईवी को मैनिपुलेट कर सकते हो? क्या आप किसी बच्चे को जबरदस्ती नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस करवा सकते हो? नहीं करवा सकते ना। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर ऐसी, आप इसको एक्सप्लेन भी ऐसी करते हैं और कुछ नहीं है, आप ऐसा लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या लिखना है? जहां पर आईवी मैनिपुलेट नहीं किया जाता बल्कि सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान देना, जहां आईवी मैनिपुलेट नहीं किया जाता बल्कि सेलेक्ट किया जाता है, ऐसी रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहा जाता है, राइट। मैंने अगर साइक शॉट वाली रिसर्च करनी है, स्टडी टाइम वाली रिसर्च करनी है, तो मैं रैंडम असाइनमेंट कर दूंगा, है ना। वहां रैंडम असाइनमेंट होता है। क्या फर्क है? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, अगर डिफरेंस बिटवीन, मतलब ऐसे आपको क्लियर समझ आता है तो समझो। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट किया जाता है, पहला पॉइंट। यहां पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता समझो। पहला पॉइंट ये कि क्यों नहीं होता। साइक शॉट्स को की नॉलेज एक बच्चे को दे दी, एक को नहीं दी। रैंडमली असाइन कर सकते हो ना, इन 10 को पढ़ा दूंगा, इन 10 को नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें रैंडम असाइनमेंट कर सकते हो क्या? आपको वही बच्चे चूज करने पड़ेंगे एक ग्रुप में जिनके लाइक जो जिनके पास पेरेंट्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जिन्होंने कभी नेचुरल डिजास्टर नहीं एक्सपीरियंस किया। तो रैंडम नहीं हुआ ना, ये बायस्ड सिलेक्शन हो गया सैंपल का। तो यहां पर हम नॉर्मल ग्रुप में, ये हो गया हमारा कंपैरिजन ग्रुप। नाउ समझ आ रहा है? कंट्रोल ग्रुप, कंपैरिजन ग्रुप। और क्या समझना चाहते हैं हम? मेन मेन क्या है हमारा टॉपिक? मेन समझने का टॉपिक ये है कि नेचुरल डिजास्टर वालों का क्या असर पड़ता है इधर। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हमने इनकी परफॉर्मेंस देखनी है एकेडमिक्स कैसी है, और यहां हमने देखनी है नॉर्मल वालों की कैसी है। बाद में हम इनको आपस में सिंपली कंपेयर कर देंगे। तो हमने क्या किया? आईवी को मैनिपुलेट नहीं किया। ये नॉर्मल बंदों को ऐसा नहीं कर सकते कि कभी इनको नॉर्मल बना दो, कभी इनको नेचुरल डिजास्टर एक्सपीरियंस करा दो। यू कांट डू इट ना। क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने सुनामी एक्सपीरियंस करी है उनको इस ग्रुप में डाल दिया, जिन जिन ने नहीं करी उनको इधर डाल दिया। तो पहला डिफरेंस, रैंडम असाइनमेंट नहीं होता इसमें क्वासी में। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये डिफरेंस है कि यहां क्वासी में
आईवी की मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होती है। इतना ही है क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब जो मैं बोल रहा हूं सेम चीज यहां पर लिखी है, एक बार इसको रीड करना, पॉज करो वीडियो को, रीड करो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी बड़ी लंबी जर्नी है अभी, आई नो ये थोड़ा सा ना डीप टॉपिक है, अभी जब आप बैचलर्स में पढ़ेंगे, मास्टर में पढ़ेंगे, तब तक बार बार आता रहेगा टॉपिक और धीरे धीरे आपको और बातें इसके बारे में पता चलेंगी। बट फिलहाल के लिए इतना जानना बहुत है कि यहां रैंडम असाइनमेंट नहीं होता क्वासी में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां आईवी मैनिपुलेट नहीं किया जाता, रेदर देन मैनिपुलेशन सेलेक्ट किया जाता है, और मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है आईवी की क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। और जहां नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है, जहां आईवी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, वहां क्वासी किया जाता है। हम आईवी को सेलेक्ट कर लेते हैं रेदर देन मैनिपुलेटिंग इट। दैट इज ऑल फॉर द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आल्सो, एंड विद दिस नोट वी आर डन विद द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टॉपिक। बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ टॉपिक कंसीडर किया जाता था, बट आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च। बट बिफोर गोइंग टू द कोरिलेशनल रिसर्च, अब बाकी सब जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक्स है। यहां पर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, आप भी थोड़ा सा रेस्ट करो, अपनी आंखों को रेस्ट दो, और 2 मिनट के लिए मतलब इस वीडियो को पॉज करो। तब तक डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ये परचेज कर सकते हैं, नॉमिनल से प्राइस में नोट्स आपके लिए रखे हैं। तो पॉज कर लो, रेस्ट ले लो, उसके बाद आगे दोबारा करते हैं कंटिन्यू। ओके, चलो रेस्ट हो गई, अब पूरी एनर्जी के साथ दोबारा यहाँ फोकस करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। देखो अब कोरिलेशन क्या होता है, ये बहुत इजी टॉपिक है। कोरिलेशन आपने ना कई बच्चों ने इको में भी पढ़ा होगा। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि दो चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो समझो, अभी हमने क्या पढ़ा कि दो चीजें आपस में रिलेटेड है या नहीं, बस इतना, कि क्या कॉज और इफेक्ट होता है या नहीं, इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, राइट। कि ऐसा होने से ऐसा होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब ये कहना कि आग लगने से धुआं उठता है, दिस इज कॉज इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बट कोरिलेशन विल बी ज्यादा आग से ज्यादा धुआं होता है, कम आग से कम धुआं होता है, समझ रहे हो, उसी का अपग्रेड वर्जन समझ लो इसको। वहां पर हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, यहां हम बता रहे हैं कि दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है। मतलब क्या वेरिएबल 1 के बढ़ने से वेरिएबल 2 भी बढ़ता है, या वेरिएबल 1 के बढ़ने से वेरिएबल 2 कम होता है, और वाइस वर्सा। ये सेम ही बात है, मतलब अगर मैं बोलूं वेरिएबल 1 के घटने से वेरिएबल 2 घटता है, या वेरिएबल 1 के कम होने से वेरिएबल 2 ज्यादा होता है, दीज आर द सेम सिचुएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये वाले रिलेशन को बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक चीज बढ़ रही है उसके साथ दूसरी भी बढ़ती है, उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसा किसमें होता है, डिमांड, एक प्रोडक्ट की डिमांड और उसका प्राइस, इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी वैसे वैसे प्राइस कम होते जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं पहली बार अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था आज से 5 साल पहले, तब मुझे याद है मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया था। तो आप इस कंफ्यूजन में मत आना, है ना। क्या बोला हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोला हूं मैं क्या बोला मैंने, वेरिएबल 1 के बढ़ने से 2 भी बढ़ जाए, पॉजिटिव। वेरिएबल 1 के कम होने से 2 भी कम हो जाए, स्टिल पॉजिटिव। कम ज्यादा पे असर नहीं करना, हमने क्या देखना है, सेम है या नहीं। अगर जैसा फर्क 1 में आ रहा है वैसा ही 2 में आ रहा है, 1 कम हुआ 2 भी कम हो गया, 1 बढ़ा 2 भी बढ़ गया, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। नेगेटिव क्या होता है, एक जैसा हो रहा है दूसरा उससे उल्टा, ये बढ़ रहा है वो कम हो गया, ये कम हो रहा है वो बढ़ गया, इसको कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, और ये वाला पॉजिटिव है। और एक आता है न्यूट्रल कोरिलेशन। न्यूट्रल मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सर खुजलाने से मेरा आईक्यू कम होता है, कुछ लिंक है इस बात का, ऑब्वियसली नॉट। तो द पॉइंट इज सिंपली पॉजिटिव कोरिलेशन इज कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़े, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो। नेगेटिव इज एक कम हो रहा है दूसरा बढ़े, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो। और क्या सही बोला ना मैंने, बोलते बोलते कई बार कंफ्यूजन होती है, रुको रुको, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव इज एक बढ़े दूसरा बढ़े, या फिर एक कम हो दूसरा कम हो। नेगेटिव इज एक बढ़े दूसरा कम हो जाए, या एक कम हो दूसरा बढ़ जाए। हाँ अब सही है, ये है नेगेटिव। और न्यूट्रल इज एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, दूसरे पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये बढ़ा ये वही है, ये कम हुआ ये वही है, ये बढ़ा ये थोड़ा सा बढ़ गया कभी, और नहीं हो रहा, मतलब ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल कोरिलेशन।
दैट इज ऑल, इतना ही है कोरिलेशन में। बाकी एक चीज बस और है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसको क्या बोला जाता है, देखो +1 से -1 तक वैल्यू जाती है कोरिलेशन की, ठीक है, +1 से -1, बीच में 0 आता है। 0 मतलब न्यूट्रल कोरिलेशन, 0 मतलब न्यूट्रल कोरिलेशन, पॉजिटिव मतलब +1 की तरफ को जितने भी हैं, जितने भी पॉजिटिव साइड को हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब जितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग मतलब एंड की तरफ चले जाएगा। अगर आंसर 1 है तो 1 मतलब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, मतलब कि 1 इज लाइक ये डिमांड बढ़ी और प्राइस भी अचानक से बढ़ गया, ये डिमांड कम हुई प्राइस अचानक से कम हो गया, ये है 1 वाला रिलेशन। और फॉर एग्जांपल 0.5 पॉजिटिव का, इसका क्या मतलब होगा, डिमांड बढ़ रही है प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस को दिखाता है, समझ रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब +1 मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है भाई, -1 मतलब एक्सट्रीमली नेगेटिव कोरिलेशन, और बीच की वैल्यू उतना ही वीकर कोरिलेशन को सिग्निफाई करती है। 0 अगर वैल्यू है तो मतलब नो कोरिलेशन इज देयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, 1 है तो मतलब हाँ मतलब पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। और नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं मतलब -0.5, -0.7, -1, तो मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है भाई, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। दैट इज ऑल फॉर कोरिलेशन। एक बार इसको रीड करना आप अच्छा मतलब बहुत आसानी से इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इसका ध्यान रखना। 1 से लेके +1 से लेके -1 तक इनकी वैल्यू जाती है। अगला टॉपिक सर्वे रिसर्च। क्या होता है सर्वे, ये कोई पढ़ने की जरूरत है, मतलब ये कोई मुझे आपको सिखाने की जरूरत है, जस्ट गो थ्रू इट यार, जस्ट रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं, जो टॉपिक समझाना था, जो टॉपिक टफ था, मैंने आपको तसल्ली से समझाया, डिटेल से समझाया पूरा, है ना, मन से पढ़ाया। पर यहां ये फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई। सर्वे क्या होते हैं, सर्वे सर्वे आए थे भाई लोगों के ओपिनियन जानने के लिए, सोशल फैक्ट समझने के लिए। सर्वे जैसे लोग आपसे आके पूछते हैं, मेरे साथ हुआ था एक बार सर्वे, एक कोई नई ब्रांड खुल रही थी, चॉकलेट की कोई कंपनी खुल रही थी, उसने पूछा आपने इनमें से कितने नाम पढ़े, बाय गॉड 100-150 चॉकलेटों के नाम लिखे थे। और मेरे जैसे बंदे ने उस समय कैडबरी का नाम सुना था भाई हमने तो, है ना, फरारी रोशर भी इतने टाइम बाद जाके सुना है, तो मैंने टिक कर दिया कैडबरी। ओ किटकैट, किटकैट हाँ ये भी सुना है। तो बेसिकली ये होता है सर्वे, लोगों के ओपिनियन जानना, एटीट्यूड जानना अलग अलग चीजों के प्रति, है ना, इसके लिए हम सर्वे करवाते हैं। अच्छा सर्वे कैसे हो सकता है, सर्वे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है, जैसे उस बंदे ने मेरे साथ किया था। एक कोई पर्सन था, वो आया था पेपर लेके हाथ में और मुझसे पूछ रहा था सवाल जवाब, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सर्वे हो सकता है। क्वेश्चनेयर भरवा के, जैसे वो पर्सनली भी आया ना मेरे से, मतलब इंटरव्यू उसने लिया, बातचीत वगैरह करी, उसके थ्रू भी वो जानकारी ले सकता है। बट यहां उसने क्वेश्चनेयर भरवाया, मतलब हालांकि उसके अपने हाथ में क्वेश्चनेयर था, बट कई बार ये क्वेश्चनेयर का क्या मतलब है हम इसको पढ़ेंगे आगे भी, दोबारा आएगा ये। क्वेश्चनेयर मतलब हम क्वेश्चनेयर बांट देते हैं, आजकल ऑनलाइन भी हो गया है ना, गूगल फॉर्म पे कई बार आपके पास आता है, उसको कहा जाता है क्वेश्चनेयर वाला सर्वे, जहां पर आप अपने आप उन आंसर्स को भर रहे हैं। क्वेश्चनेयर के थ्रू सर्वे लिया जाता है, टेलीफोनिक, फोन करके सर्वे लिया जा सकता है, मेल के थ्रू सर्वे लिया जा सकता है ना। तो फोन वाले कैसे होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कैसा होता है। इंटरव्यू में सिर्फ 2 चीजें जरूरी है, टाइप, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस पर क्वेश्चन आता है, एक्चुअली इजी है बट इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जहां पर एक बॉडी है इंटरव्यू की, पहले ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन, है ना, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर मेन क्वेश्चन फिर कंक्लूडिंग क्वेश्चंस, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यू की बॉडी कंप्लीट होती है, बॉडी मतलब वही कि इंट्रो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन और एंड क्वेश्चन। और अनस्ट्रक्चर में कोई बॉडी ऑफ इंटरव्यू नहीं होती, मतलब कोई क्वेश्चन प्रीसेट नहीं होते, ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। और फिर इंटरव्यू कैसे कैसे हो सकते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का इंटरव्यू ले सकता है, एक इंसान ग्रुप का इंटरव्यू ले सकता है, एक पूरा ग्रुप इंसान का इंटरव्यू ले सकता है, या फिर एक ग्रुप दूसरे पूरे ग्रुप का भी इंटरव्यू ले सकता है। ये कोई सीखने वाली समझने वाली बात नहीं है ना यार, ये तो लर्निंग वाली चीज है। तो नोट्स के थ्रू इसको आप लोगों ने लर्न करना है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन यार अब देखो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भाई, क्वेश्चन प्रीसेट क्वेश्चन होते हैं, वो आप लिख के दे देते हो, लोग उसको भर देते हैं, आपको लोगों के बारे में पता चल जाएगा। इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी है कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन बनाए, जैसे इंटरव्यू में क्या जरूरी था, टाइप ऑफ इंटरव्यू, यहां क्या जरूरी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। क्या होते हैं ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको कहा जाता है जिनका आंसर वेग हो सकता है, जिनके आंसर बड़े हो सकते हैं, जिनके आंसर में सब्जेक्टिविटी आ सकती है। जैसे मैं पूछूं भाई तुम्हें दुबई अच्छा लगता है या इंडिया अच्छा लगता है, और क्यों, और क्यों, ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब तुम बताओ कि दुबई में ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इंडिया में ऐसा है, कोई कहेगा दुबई बढ़िया, कोई कहेगा इंडिया बढ़िया, है ना। ये जो आप वजहें दे रहे हो सब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन की जा सकती है ओपन एंडेड। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, एक्सप्लेन करोगे क्या,
एक ही जवाब दोगे ना। मैंने पूछा भाई दिस और दैट, मतलब है ना ट्रू फॉल्स, ये सब हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो क्लोज एंडेड में हमारी एक्सप्लेनेशन का स्कोप नहीं होता, हमारी क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता। क्लोज एंडेड का स्पेसिफिक आंसर होता है, उसमें कोई भी आंसर मतलब हो सकता है, सब्जेक्टिव होते हैं लोगों के प्रति। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन बी सब्जेक्टिव, कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी इलेबोरेटेड, there is a scope of creativity there is no scope of creativity in close ended questions, it has a specific answer and basically you have no scope to elaborate explain your answers, right? तो ये यहाँ पे जरूरी है। टेलीफोनिक सर्वे में तो कुछ भी नहीं है, एक बार जैसे गो थ्रू करना, टेलीफोन पे इंटरव्यू लेना, क्या फायदे होते हैं, जल्दी हो जाता है, टाइम बचेगा, नुकसान क्या है, लोग सीरियस नहीं लेते, सही जवाब देना दे आपको नहीं पता, है ना। अब सर्वे इतना ही था। सर्वे के बाद अगला टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसको समझो क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मतलब साइकोलॉजी फील्ड में जितने ऑफिशियल टेस्ट बने हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे। देखो ये आपको मैं अपनी स्क्रीन पर अभी कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये आईक्यू का टेस्ट है, आरपीएम टेस्ट। ये हमारा पर्सनैलिटी का टेस्ट है, एमपीआई टेस्ट, है ना। ये डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी है। ये जो टेस्ट हैं ये क्या है, ये ऑफिशियल टेस्ट हैं। ये हमारे वो यूट्यूब की वो वीडियोस या वो इंस्टाग्राम पे जो आता है, अगर आपको इस पिक में बिल्ली दिख रही है तो आप ऐसे हो, अगर आपको इसमें बादल दिख रहा है आप ऐसे हो, नहीं वो नहीं है। इन टेस्ट की एक्सप्लेनेशन में भी जब आप अपने आंसर में लिख के आओगे तो क्या लिखोगे, और ध्यान भी आपने क्या रखना है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं मतलब सबके लिए सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुझे नौरा फतेही अच्छी लगती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब मान लो मैं नौरा फतेही का आईक्यू टेस्ट कर रहा हूं और मैं आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा हूं, तो क्या मैं उसको जानबूझ के ज्यादा नंबर दे दूंगा? मेरे हाथ में नहीं है भाई, आई कांट डू दैट। देयर इज अ होल स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर दैट, जो मैं उसके लिए नहीं बदल सकता हूं। चाहे मैं अपने दुश्मन का टेस्ट कर रहा हूं, चाहे मैं अपने बहुत ही बढ़िया दोस्त का टेस्ट कर रहा हूं, मुझे सेम तरीका आजमाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, उस टेस्ट की कंडक्शन, उस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, उस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, सेम रहता है सभी तरीके के लोगों के लिए, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग बदले नहीं जाते हैं। दूसरी चीज स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। अब क्या मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन का, आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमारे घर के पास एक रेडी लगाते हैं भैया, उनका नाम है मतलब चमन नाम है उन भैया का। तो लिटरली मजाक नहीं कर रहा, सच में वो है चमन टिक्की मतलब वाला, ऐसे उन्होंने अपना नाम लिख रखा है। अब चमन टिक्की वाले का बर्गर वर्सेस बर्गर किंग का बर्गर, फर्क है या नहीं? क्यों फर्क है मैं बताता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनका बर्गर खराब बनता है, ना ना ना, बहुत टेस्टी है, बल्कि बीके से ज्यादा बढ़िया लगता है हमें वो। पर अब बात को समझो, अगर चमन भैया की तबीयत हो जाए खराब, तो चमन भैया के भैया आके अगले दिन बर्गर बनाएंगे उनकी रेडी पे? क्या चमन भैया के भैया चमन टिक्की वाले का स्वाद मेंटेन रख पाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात को? बीके का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर तो आप यहां खा लो, गोवा में खा लो, चंडीगढ़ में खा लो, दिल्ली में खा लो, बॉम्बे में खा लो, सेम रहेगा, स्वाद तो सेम रहता है हर जगह। बट चमन टिक्की वाले की आज तबीयत खराब हुई और उनके भैया बर्गर बनाने आ गए, तो फर्क आ जाएगा ना स्वाद में। ये फर्क है स्टैंडर्डाइजेशन का। बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, ये जब बर्गर अपना बनाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन है, सेम रहता है टेस्ट। आज ये एम्प्लॉय बदल जाए, बनाने वाला बदल गया, तो बर्गर का स्वाद बदल जाता है क्या? नहीं ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है। अब इसको समझो, ऐसे ही वो इंस्टा वाले टेस्ट हमारे स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये वाले टेस्ट जो असल साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो दो फीचर क्या हुए टेस्ट के, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव है और स्टैंडर्डाइज है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ आ गया कि सबके लिए सेम रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। दूसरी चीज स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहां लिखा है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू इनको बनाया जाता है। हर एक आइटम, आइटम मतलब क्वेश्चन, बहुत ढंग से उसमें रखा जाता है हमारे टेस्ट में। और स्टैंडर्डाइजेशन का असली मतलब क्या है कि इसके अंदर रिलायबिलिटी होती है, ये टेस्ट भरोसेमंद है, ये टेस्ट वैलिड है, और ये टेस्ट में नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये टेस्ट बने हैं, राइट। वैलिडिटी मतलब कि जो टेस्ट है वो वही मेजर कर रहा है जो वो मेजर करने के लिए बना है। वैलिडिटी मींस इज द टेस्ट रियली मेजरिंग व्हाट इट मेंट्स टू मेजर। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें साइकोलॉजी का टेस्ट दूं और मैं तुम्हारा साइकोलॉजी की नॉलेज चेक कर रहा हूं और उसमें मैं तुमसे मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो वैलिड होगा? नहीं। वैलिडिटी मतलब
जो मेजर करने के लिए बना है क्या वही मेजर कर रहा है टेस्ट या नहीं, इसको वैलिडिटी कहा जाता है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद टेस्ट है या नहीं। भरोसेमंद कैसे चेक करोगे? रिलायबिलिटी चेक करने के दो तरीके हैं। रिलायबिलिटी मतलब या तो आप टेस्ट को आधा बांट दो, हालांकि डिटेल्ड है पर एक शॉर्ट में आप ये समझ लो, या आप लिख भी सकते हो, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। एक होता है मेथड रिलायबिलिटी को चेक करने का, टेस्ट और रीटेस्ट। टेस्ट और रीटेस्ट मेथड कि आज टेस्ट लिया और एक हफ्ते बाद दोबारा आईक्यू का टेस्ट लेके देख लो। अगर आपके टेस्ट से एक बंदे का आईक्यू आज 90 आ रहा है, कल भी 89, 91, 90 इतना ही रहे, मतलब एक हफ्ते बाद भी इतना ही रहना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, तो वो हो गया रिलायबल। एक तरीका ये है चेक करने का। दूसरा तरीका है आधे में बांट दो। अगर आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, पहले 50 से भी वही आंसर आना चाहिए जो बाकी के 50 से आ रहा है, तो टेस्ट रीटेस्ट या स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट के थ्रू इन टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करी जाती है, उसके बाद इनको पब्लिश किया जाता है। दूसरा, वैलिडिटी इनकी चेक करी जाती है, उसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है। और इनके अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल्स, रूल्स वगैरह इन टेस्ट में बनाए जाते हैं, राइट। सो अ टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हेन नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के साथ नॉर्म्स का होना भी जरूरी है। नॉर्म्स मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, इसके थ्रू ही तो हम फिर जज कर पाएंगे ना कि भाई नॉर्मली एवरेज परफॉर्मेंस बच्चों की इतनी है, तो अगर आपकी एवरेज से ज्यादा है तो आपका आईक्यू ज्यादा है, अगर आपकी एवरेज से कम है तो आपका आईक्यू कम है। तो एवरेज परफॉर्मेंस मतलब इसकी डिसाइड की जाती है, कुछ प्रिंसिपल उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन इसको कहा जाता है, राइट। तो हमारे टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, उनमें मतलब नॉर्म्स होते हैं, हमारे टेस्ट वैलिड है, हमारे टेस्ट रिलायबल है, हमारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट में बताया गया कितने तरीके के टेस्ट होते हैं हमारी फील्ड में। तो ये जो सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इनको हम ब्रॉडली कुछ ऐसी कैटेगरी में बांट सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज का यूज भी है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। वर्बल मतलब जहां लैंग्वेज यूज होती है, नॉन वर्बल मतलब जहां सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं। आपको कुछ साथ साथ में एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये वर्बल टेस्ट है, ये हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है जहां पर सिंबल यूज है, पिक्चर्स वगैरह यूज है ना, ये ऐसे सिंबल और मैट्रिक्स बनाए गए हैं, इसको नॉन वर्बल कहा जाता है। ये इलिटरेट बंदा भी कर सकता है। वर्बल टेस्ट को ऑब्वियसली एक लिटरेट पर्सन ही कर पाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल ये है, जैसे इसमें इस बच्चे को क्या करना है, इस ब्लॉक को पूरा करना है, पजल सॉल्व करना। तो जहां हमें कुछ परफॉर्म करना पड़े, असल में कुछ रियलिटी में करना हो, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट। नॉन वर्बल जहां सिमेट्री मतलब ऐसे मैट्रिसेस वगैरह यूज है, सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं। वर्बल जहां पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो एक समय पर एक ही इंसान पे किए जाते हैं, इंडिविजुअल। कुछ टेस्ट होते हैं जो ग्रुप पे एक साथ कर सकते हैं, ग्रुप टेस्ट। स्पीड के हिसाब से कई टेस्टों में स्पीड लिमिट होती है, वो स्पीड टेस्ट होते हैं। कईयों में स्पीड लिमिट नहीं होती, उनको सिर्फ पावर टेस्ट, पावर मतलब एबिलिटी, वो सिर्फ हमारी एबिलिटी जैसे आईक्यू, पर्सनैलिटी वगैरह इसके लिए बने हैं, पर उसमें स्पीड लिमिट नहीं है, तो उसको स्पीड टेस्ट नहीं कहेंगे, पावर टेस्ट कहेंगे। स्पीड टेस्ट वो होते हैं जिसमें स्पीड लिमिट है, टाइम लिमिट आई मीन होती है, राइट। और ज्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो स्पीड और पावर का कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कि ज्यादातर टेस्ट में पावर तो चेक होती ही होती है, एबिलिटी तो चेक होगी ही होगी ना, तभी तो वो टेस्ट बना है। या आईक्यू के लिए होगा, या एप्टीट्यूड के लिए होगा, पर्सनैलिटी के लिए होगा। तो अगर किसी चीज को चेक करने के लिए बनाया तो पावर टेस्ट तो वो है ही है, पर ज्यादातर टेस्टों में पावर मतलब चेक करने के साथ साथ एबिलिटी चेक करने के साथ साथ टाइम लिमिट भी दी जाती है। इसलिए लाइन यहां पर लिखिए कि ज्यादातर टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, स्पीड और पावर। ओके, तो ये टाइप्स हैं हमारे टेस्ट के। उसके बाद एक लास्ट टाइप की जो हमारी रिसर्च आती है, रिसर्च डिजाइन, वो होता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? ये आप लोग ना बनाओगे भी, 12th क्लास में आप लोग बनाओगे केस स्टडी की फाइल। और 12th वाले अपने सीनियर्स को पूछ के देखना, बेचारे परेशान होते हैं, बहुत बड़ी फाइल आपको बनानी पड़ती है। केस स्टडी का सिंपल मतलब है इन डेप्थ स्टडी अबाउट एनी इंडिविजुअल। हालांकि किसी भी मतलब केस पे भी हो सकती है, टॉपिक पे भी हो सकती है केस स्टडी, इवेंट पे भी होती है केस स्टडी, पर हमारी फील्ड में साइकोलॉजी में ज्यादातर केस स्टडी हम बनाते हैं लोगों पर, सब्जेक्ट पर, क्लाइंट पर। और केस स्टडी को कौन यूज करता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे मान लो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए, आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है, कब से इशू उसका चालू हुआ था, घर में कौन कौन है ना, घर में लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, बचपन में आपका रिश्ता आपके मम्मी पापा के साथ कैसा था, अब आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ, अच्छा आपके दोस्त कितने हैं, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, आपके मम्मी पापा के आगे कितने सिबलिंग हैं, किसी को कोई डिसऑर्डर था या नहीं था, ये सारी डिटेल, वो पूरी केस हिस्ट्री, वो पूरी डिटेल उसकी लाइफ की, इसको जब हम डिटेल में पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं और अपने पास एक पूरी एज अ फाइल मेंटेन करके रखते हैं, उसे केस स्टडी कहा जाता है। इस केस स्टडी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपने हर केस को मेंटेन करके रखना होता है। तो केस स्टडी को इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? इन डेप्थ स्टडी किसी भी इंसान की, जिसमें हम उनकी प्रेजेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन से लेके
पास्ट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, फैमिली रिलेशन, फैमिली डायनामिक, टोटल फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज केस स्टडी। एंड ऑल्सो एक और चीज समझो, केस स्टडी को पता हम लास्ट में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि केस स्टडी इतना बड़ा मेथड है कि केस स्टडी के अंदर ही बाकी के सारे मेथड आ जाते हैं। जैसे केस स्टडी के अंदर आप इंटरव्यू भी लेते हो, केस स्टडी में आप उसको ऑब्जर्व भी करते हो, केस स्टडी में आप इंटरव्यू सिर्फ उसका नहीं, उसके मम्मी पापा का इंटरव्यू लेते हो उसको जानने के लिए, उसके दोस्तों का इंटरव्यू लेते हो। केस स्टडी में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आते हैं, मतलब केस स्टडी में आप लिखोगे कि भाई मैंने इस बंदे का आईक्यू टेस्ट किया, उसका स्कोर इतना था। तो इन शॉर्ट ये इतना बड़ा मेथड है कि इसके अंदर ही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आ जाती है, इसके अंदर ही इंटरव्यू आ जाता है, इसके अंदर ही ऑब्जर्वेशन आ जाती है ना। तो इतने सारे मेथड इसके अंदर समाते हैं। तो इन डेप्थ स्टडी जब एक इंसान की करते हैं यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, उसको केस स्टडी कहा जाता है। बाकी एक बार इसको रीड करना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन। ओके, तो साइकोलॉजी में डेटा को दो तरीके से एनालाइज किया जाता है, एक है क्वालिटेटिव मेथड और एक है क्वांटिटेटिव मेथड। एक बात समझ लो, ये आपस में कंपटीशन में नहीं होते हैं। ये बात यहां पर लिखी भी है लास्ट में कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट it must be understood that quantitative and qualitative methods are not contradictory, rather they complement each other, they are complementary to each other। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे नहीं इसको समझना तुमने कि क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है, नहीं भाई बच्चों की तरह मत पढ़ो। हम ये बता रहे हैं हमारी फील्ड में ना कई रिसर्चेज में क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, कईयों में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव उसको कहा जाता है जहां हम डेटा को नंबर में बदल देते हैं, जहां भी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना आसान होता है। जैसे हमने किसी का आईक्यू चेक किया, आईक्यू को चेक करके हम क्या करते हैं, नंबर में बांट देते हैं ना कि भाई 100 में से तेरा आईक्यू 90 है, तेरा 98 आया है। और ये कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह हम यूज करते हैं, जो कि अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल काम की चीज नहीं है। अभी आप इतना याद रखो, इतना बहुत है। और बस ये लिख देना कि कुछ स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को कन्वर्ट कर देते हैं क्वांटिटी में, नंबर्स में, है ना। पर कई बार ऐसा नहीं भी कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, एक माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या उसको? एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको कितना दुख होता है, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो इस चीज को? ऑब्वियसली नॉट। तो बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, जहां पर हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हमें सब्जेक्टिवली इसको पढ़ना पड़ता है। और इसको कौन मतलब इसको एम्फसाइज करेगा, हमारा इंटरप्रेटिव मेथड। एक टॉपिक पढ़ा था ना पार्ट 1 में, इंटरप्रेटिव वर्सेस साइंटिफिक मेथड। तो ज्यादातर साइंटिफिक मेथड में क्वांटिटेटिव मेथड का यूज होता है फॉर एनालिसिस पर्पस, और ज्यादातर इंटरप्रेटिव मेथड की रिसर्चेज में क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। तो क्वालिटेटिव मतलब जहां नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सब्जेक्टिवली सुनना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, हमारे डेटा पॉइंट्स को। और यहां हम जहां हमारे डेटा को, जो हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को नंबर में, उसको क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू एनालिसिस करना कहा जाता है। अब एक सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। हमारी साइकोलॉजी फील्ड की अच्छाइयां हमने बहुत कर ली, है ना। अब बात है, मतलब गहरी बात है, और हमारी देखो साइकोलॉजी हमें क्या सिखाती है, अपनी गलतियों को मानना भी चाहिए। तो हमारी फील्ड परफेक्ट नहीं है यार, कुछ कुछ यहाँ पर हमारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, हर फील्ड में होते हैं, हमारे भी हैं। हम बल्कि ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, अपनी रिसर्च के नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 3 नेगेटिव पॉइंट्स है हमारे रिसर्च के। लैक मतलब ये जो लिमिटेशन है उसकी क्या है, पहला लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट, दूसरा रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, और तीसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ये हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा। अब अगर हम सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो मान लो मैं एक तरफ रिसर्चर हूं, ठीक है, नितिन रिसर्चर है, वर्सेस एक कोई 40 ईयर ओल्ड वुमेन रिसर्चर है, और हम दोनों ना मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। अब जब मैं पढ़ूंगा तो मैं शायद बच्चे के पर्सपेक्टिव से पढ़ूं, वो 40 ईयर ओल्ड लेडी अगर खुद मदर है तो शायद वो मदर के पर्सपेक्टिव से पढ़े। शायद मैं अपनी रिसर्च में ग्लोरीफाई कर दूं बच्चे को, और शायद वो ग्लोरीफाई कर दे मदर को। तो यहां कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और क्या पता मैं कुछ गलतियां निकाल दूं बच्चे की, और वो मदर की, और वो कुछ गलतियां निकाल दे बच्चे की। तो ये ना मतलब हम ये नहीं कह रहे बहुत गलत चीज है, पर हाँ एक नेगेटिव पॉइंट हमारा है कि कभी कभार हमारी ऐसी वाली कुछ रिसर्चेस काफी सब्जेक्टिव चले जाती हैं, और वो डिपेंड करती हैं एक रिसर्चर की नॉलेज पे, एक रिसर्चर के अपने एक्सपीरियंस पे, एक रिसर्चर की अपनी थिंकिंग भी तो उसके ऑब्जर्वेशन के टाइप को ऑब्जर्व करने के तरीके को बदल देगी, है ना। तो मेरी अपनी सब्जेक्टिविटी यहां पर आ जाएगी, उसको मैं नहीं रोक सकता हूं। ये हमारी एक दिक्कत है
क्वालिटेटिव डाटा को जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ये हमारा एक इशू बन जाता है। दूसरा इशू है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। साइकोलॉजिकल टूल में एग्जांपल लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मान लो आईक्यू का टेस्ट जो यूएस की कंट्री के बच्चों के लिए बना है, जरूरी है कि वो हमारे इंडियन बच्चों पे भी सेम तरीके से काम करे? नहीं ना। या फिर वो टेस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में बना है वो तो सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जो इंग्लिश को जानता है, बाकी बच्चों पे वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल टूल भी होते हैं ना, वो भी कभी कभार रिलेटिव नेचर के होते हैं। जैसे हमने कोई रिसर्च करी और हमने रिसर्च करी है लेट्स से अमेरिका के 18 से 20 ईयर के लोगों पर कोई रिसर्च हुई है, उनके बिहेवियर पर रिसर्च हुई है। अब जैसे लोग अमेरिका के हैं 18 से 20 साल के, क्या इंडिया के भी वैसे ही होंगे? क्या वो वाली रिसर्च का कंक्लूजन यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिलेटिव नेचर के होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टूल। और उसके बाद लास्ट जो हमारा क्रिटिसिज्म आता है, लिमिटेशन आती है, वो है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। ये क्या मतलब है इसका? लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट को समझो, इस बात को ध्यान समझना। अच्छा, ये तुम्हें बोर्ड दिख रहा है मेरे सामने? ये फिजिकल मतलब साइंस में क्या होता है, मैंने मान लो इस बोर्ड को नापना है, मैं इधर से चालू कर दूंगा, है ना, इसके इस साइड से नापना चालू कर दूंगा, भाई ये ऐसे, अच्छा ठीक है, 1 2 3, है ना, ऐसे करके मैं स्केल रख दूंगा, नापना चालू कर दूंगा। ऊपर से नीचे यहां से चालू कर सकता हूं, यहां तक नाप सकता हूं। जीरो पॉइंट तो है ना, जीरो पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। आई हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट मेजरिंग। भाई यहां से चालू कर दूं, यहां से कर दूं, इधर से कर दूं, उधर से कर दूं, कोनों से कर दूं। बट क्या साइकोलॉजिकल डेटा में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है? क्या किसी का आईक्यू 0 होता है? नहीं। कुछ तो इंटेलेक्ट होगा ना। इंटेलेक्ट क्या होता है आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो आपको ये टॉपिक अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों 0 नहीं होता। सी, कुछ मैं देख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, इंटेलिजेंस तो इसमें भी चाहिए। तो 0 आईक्यू तो किसी का नहीं हो सकता। पर्सनैलिटी किसी की 0 होती है क्या? इंटरेस्ट किसी का 0 होता है क्या? नहीं ना। एक चीज में कम होगा, दूसरी में ज्यादा होगा, 0 तो नहीं होगा ना। हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि हम कहां से अपना पढ़ना मतलब स्टार्ट करें किसी चीज को। एक ये हमारा इशू है। और दूसरा हमने पढ़ा कि रिलेटिव नेचर साइकोलॉजिकल टूल होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में कहीं बात जरूरी नहीं है दूसरे में भी सही साबित हो। और तीसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ये हमारे लिए एक इशू बन जाता है। नाउ फाइनली वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द एथिकल इश्यूज। और एथिकल इश्यूज का मतलब होता है जैसे इंसानों के लिए मॉरल होते हैं, फील्ड्स के लिए एथिक्स होते हैं। तो एथिक मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक रिसर्चर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में रिसर्च करते हैं तो पहली चीज वॉलंटरी होनी चाहिए आपके पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन इन योर रिसर्च। क्या मतलब है? आप 16 से 18 साल के एडोलेसेंट्स पर लेट से कोई रिसर्च कर रहे हैं, मेल एडोलेसेंट्स पर। आपने देखा एक 17 साल का लड़का जाता हुआ और आपको अरे इधर आते एक चीज दिखाऊं, चलो रिसर्च में आओ। यू कांट डू दिस। वॉलेंटरी होना चाहिए उसका पार्टिसिपेशन। और वो भी कैसा? जब उसको पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्या पता आप रिसर्च के नाम पर अगले को करंट वाली कुर्सी में बिठा दो, कुछ भी हो सकता है ना। हमने डॉग को सिखाया सलाइवा प्रोड्यूस करना, आप उसमें घंटे बजा रहे हो, तेरे मुंह से सलाइवा आएगा। यू कांट डू इट। उसको बताना पड़ेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है उसके साथ जो कुछ होने वाला है रिसर्च में, उसको पहले सब कुछ बताओ। और जब आपने बता दिया उसके बाद अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो ही वो पार्टिसिपेट करेगा ना, मतलब वॉलंटरी पार्टिसिपेट। वो उसके पास डिसीजन होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करना भी चाहता है आपकी रिसर्च में या नहीं। वो भी तब जब उसको पता हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि भाई ये होने वाला है, अब बता, मतलब करेगा ना पार्टिसिपेट और तेरे डेटा को यूज कर ले हम। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट। उसके बाद डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग के 2 मतलब है। पहला मतलब ये कि रिसर्च होने के बाद हम उसको डीब्रीफ करेंगे कि भाई देखो हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई, थैंक यू आपने ये सब किया, अब हम आपके डेटा को ना इस तरीके से यूज करने वाले हैं, आई होप आपको इसमें कोई आपत्ति ना हो। उसको पूरा बताना होता है कि ठीक है भाई हमारी रिसर्च हुई, डन, थैंक यू आपने इसका पार्ट लिया, हम आपको डीब्रीफ कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं कि देखो भाई जो आपने डेटा है ऐसे ऐसे यूज करेंगे, आपकी मतलब पहचान नहीं बताई जाएगी, डोंट वरी वगैरह, तसल्ली उसको देनी होती है। दूसरा मतलब ये होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो जिस मेंटल स्टेट में आया है उसको उसी मेंटल स्टेट में भेजना है। मान लो आप एंजाइटी पर ही कोई स्टडी कर रहे हो कि क्या 16 से 18 साल के बच्चों को एंजाइटी है या नहीं, आपकी स्टडी के चक्कर में अगले को एंजाइटी दे के नहीं भेजनी, आया तो ठीक था गया एंजाइटी लेके है, ये नहीं करना। जिस मेंटल स्टेट में आया उसी मेंटल स्टेट में उसको भेजना है। और दूसरा जो भी आप रिसर्च की बात करने वाले उसके डेटा के साथ सपोज उसको आपने बताना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डीब्रीफिंग। देन रिसर्च खत्म हो गई है, डीब्रीफ कर दिया, अब क्या करना है, उसके रिजल्ट उस बंदे के साथ शेयर करने हैं।
अगर उसने अपना समय दिया है तुम्हारे रिसर्च में, तो जो भी आपकी रिसर्च का कंक्लूजन निकला है, जो भी मतलब जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे थे, चाहे वो ग्रुप प्रोजेक्ट है या वो किसी भी एक ही बंदे पे था, तो जो भी उसका पार्टिसिपेंट है, उन सभी पार्टिसिपेंट के पास उनका रिजल्ट जाना चाहिए। और फाइनली रिजल्ट जाना तो चाहिए, पर कैसे? कॉन्फिडेंशियली, मतलब कॉन्फिडेंशियली आई मीन, ऐसा नहीं कि लेट्स से किसी का आईक्यू आ गया 15, तो आप उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दो कि हाँ भाई मैंने तो तेरा रिजल्ट कर दिया पोस्ट। हाँ भाई, हमारा एथिक था कि रिजल्ट शेयर करना होता है, पर ये वाला एथिक पढ़ा ही नहीं, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया तेरे 100 में से 15 आए हैं भाई तेरे आईक्यू टेस्ट में। यू कैन डू इट, कॉन्फिडेंशियली शेयर करना है ना। तो क्या एथिक है? उसकी इच्छा होनी चाहिए। पहले बताओ क्या क्या हो रहा है, उसके बाद उसकी इच्छा होनी चाहिए। फिर जब रिसर्च हो गई, उसके बाद क्या कुछ ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ होगा वो उसको बताना है, उसके रिजल्ट उसका शेयर करना है, पर कैसे शेयर करना है? कॉन्फिडेंशियली उसके साथ शेयर करना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना। विद दिस नोट वी आर डन विद दिस चैप्टर। एंड अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी देखी है और अब आपने ये भी देख ली है, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है। अब आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। अगर आपने समझ लिया है तो इन नोट्स के थ्रू अपनी लर्निंग कर लेना, और लर्निंग करने के बाद इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक बार रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। इफ यू वांट टू परचेज, इफ यू वांट टू गेट ऑल दीज नोट्स, 8 चैप्टर के हमारे डिटेल नोट्स और साथ ही साथ ये 8 चैप्टर के फ्लो चार्ट्स, यू कैन गेट इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टॉप पर ही लिंक है, उसको क्लिक करो, आप उस पर पहुंच जाएंगे इन जस्ट द प्राइस ऑफ अ पिज्जा। मैं आपको सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स दे रहा हूं, और बहुत बच्चों ने इन नोट्स से पढ़कर बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे हैं। तो अभी के लिए इन नोट्स से कर लो। वीडियो आपके लिए आएगी सितंबर तक, आपका पूरा 11th क्लास में आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा दूंगा, और आपके पेपर से पहले क्विक वाली रिवीजन दोबारा करवाऊंगा। 15-20 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर क्विक रिवीजन दोबारा करेंगे। तो इस बार 11th क्लास यूट्यूब पर ही आपकी बढ़िया प्रिपेयर करवा दूंगा मैं, मेरी गारंटी है। और नोट्स आपको मिनिमल से प्राइस में आपको दे रहा हूं मैं, वो आप ले सकते हैं अगर आपका मन हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी आप ऐसे कर लो, यहीं से देख लो। ये 11th आपकी बहुत अच्छे से मेरी गारंटी मैं निकाल दूंगा। इसके बाद 12th में डे 1 से आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 12th को हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, 11th के लिए लाइव क्लासेस नहीं है। 12th के लिए वी डू प्रोवाइड दैट। डे 1 से अप्रैल स्टार्टिंग से हमारे बैच स्टार्ट होते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी मुझसे लाइव मोड में, जहां पर हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, पूरा साल कनेक्ट रहते हैं, इवन सीयूईटी तक की प्रिपरेशन होती है, तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर। जब आप अपनी 12th में आ जाएंगे, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस आल्सो। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। बहुत मेहनत लगती है यार इन वीडियोस को बनाने में, इन नोट्स को बनाने में, तो आप इतना सा काम अगर मेरे लिए करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपना प्यारा सा कमेंट लीव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। कोई सजेशन है, कोई डाउट है, वो भी आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीड एंड रिप्लाई टू ऑल दी कमेंट्स, राइट। बाकी और भी वीडियोस आएंगी, स्टे ट्यून्ड, click on that subscribe button below and also don't forget to click on that bell icon too, because कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।